नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज। ये हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज की 106वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हर वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाए। अगर आप उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के वन लाइनर में रिवीजन करना चाहते हैं, वन लाइनर के मिक्स रिवीजन को करना चाहते हैं, तो वीडियो एग्जाम के समय में हमने एक सीरीज को चलाया था जिसमें हमने आपकी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के मिक्स वन लाइनर्स को कवर किया था। उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लिए हमने उस सीरीज को शुरू किया था। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के मिक्स वन लाइनर आपको पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उस सीरीज में देखने को मिलेंगे। लगभग 1400 से ज्यादा वन लाइनर आपको उस सीरीज में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? देखिए, हमारी राजभाषा है हिंदी, ठीक है, उत्तराखंड की। जो दूसरी राजभाषा है हमारी वो संस्कृत है और संस्कृत को राजभाषा घोषित किया गया था दिसंबर 2009 में और इसे दर्जा दिया गया जनवरी 2010 में। तो 2010 में संस्कृत हमारी दूसरी राजभाषा बनी, ठीक है। घोषित दिसंबर 2009, बनी जनवरी 2010। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पौरव काल में गुप्तचर अधिकारी कौन होता था? पौरव वंश के बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना है। पौरव वंश को पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस वंश में जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसे कटुक कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कटुकी नहीं होगा, सिर्फ कटुक कहा जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पदनाम हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे एक पेपर में आया था कि प्रधान रसोईया गढ़वाल में पहले किसे कहा जाता था, ठीक है। पूर्व काल में, पौरव काल में, पवार काल में यह कहा जाता था सुपकारपति को। यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। यह प्रधान रसोईया होता था। संधि विग्रह कौन होता था? यह आज का विदेश मंत्री के समान होता था। कटुक आपका गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। प्रतिहार की बात करें, यह आपका महाअंगरक्षक होता था, ठीक है। जो महाअंगरक्षक होता था उसे प्रतिहार कहा जाता था पौरव काल में। इसके अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, जैसे एक है आपका भौगिक। सीधा क्वेश्चन आएगा, भौगिक नामक अधिकारी कौन होता था? यह आपका टैक्स ऑफिसर होता था, कर अधिकारी होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहां पर पहना जाता है? तो तिलहरी आभूषण कहां पर पहनते हैं? इसे गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गले में तिलहरी पहना जाता है। इसके अलावा एक आभूषण है चरे, या जिसे चरियो भी लिखा गया है, यह भी आपके गले में पहना जाता है। एक आभूषण है आपका चंद्रहार, इसे भी गले में पहना जाता है। चंद्रहार यानी लॉकेट, ठीक है। तो ये तीनों आपके कहां के आभूषण हैं? गले के आभूषण हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण हैं जो नाक में पहने जाते हैं। नाक में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया है, बुलाक आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कान में पहने जाने वालों की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है आपका गोरख आभूषण, इसे कान में पहनते हैं। इसके अलावा एक है आपका मुरखली आभूषण, इसे भी कान में पहना जाता है। एक है आपका तुगियल आभूषण और एक है आपका बुजनी आभूषण। तो कान के आपको ये 4 याद करने हैं, ठीक है। नाक में केवल एक याद कर लीजिए, बुलाक। कान के आपको ये 4 याद करने हैं, गोरख, मुरखली, तुगियल और बुजनी। हाथ की बात करें, हाथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण हैं जो पेपर में आए हैं, जैसे गोखले आभूषण। गोरख आभूषण आपके कान का है, लेकिन गोखले हाथ में पहना जाता है। इसके अलावा एक है आपका पौंजी। पौंजी आभूषण भी कहां पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। और एक है आपका खंडवे, इसे धगुला भी कहा जाता है और इसे भी हाथ में पहना जाता है, ठीक है। पौंजी जो है आपका हाथ में है। पौंजी से ही मिलता जुलता एक नाम है पौंटा, यह पहना जाता है पैरों में, ठीक है। इसके साथ साथ इमरती आभूषण, ये भी आपके पैरों में पहनी जाती है, पायल जिसे कहते हैं। और एक है आपका कंडवा आभूषण, इसे भी पैरों में पहनते हैं। तो एक आभूषण वाले क्वेश्चन से हमने आपके
नाक, कान, गले, हाथ के जो प्रमुख आभूषण हैं, पैरों के आभूषण हैं, उनको यहां पर रिवाइज किया। नेक्स्ट है, लाखों उडियार की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए, लाखों उडियार की बात करते हैं, इसकी खोज 1968 में एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लाखों उडियार आपके अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है। 1968 में एमपी जोशी ने इसकी खोज करी। लाखों उडियार का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो लाखों उडियार से हमें शैलचित्र मिले हैं, इनकी तुलना मध्य प्रदेश में भीमबेटका से जो हमें शैलचित्र मिले हैं उनके साथ होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है, भीमबेटका जैसे शैलचित्र राज्य में कहां से मिले हैं? लाखों उडियार से। लाखों उडियार का आकार कैसा है? तो इसका आकार नागफनी के आकार का है और इसे राज्य का सर्वोत्तम शिलाश्रय माना जाता है। ठीक है, इस सीरीज में आपको जो हमारी ये उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसमें आपको बीएस नेगी और जो धामी जी की पुस्तक है, इनके एमसीक्यू भी यहां पर देखने को मिलेंगे। जो यूनिक क्वेश्चन है वो भी, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी पूरी डिटेल के साथ, जिससे आपको चीजों को रटना ना पड़े, चीजों को आप समझ सकें और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स एक जगह पर आपके सारे आपको मिल सके। नेक्स्ट है, कालसी शिलालेख की खोज किस वर्ष में की गई थी? कालसी शिलालेख आपके देहरादून में है और इस शिलालेख की खोज 1860 में करी गई थी। कालसी शिलालेख कब का है? अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो यह अशोक के काल का है, 257 ईसी बीसी का है, यानी ईसा पूर्व का है आपका कालसी शिलालेख। कब का है? 257 बीसी। और कब खोजा गया? 1860 ईस्वी। इस अभिलेख की खोज किसके द्वारा करी गई? तो एक अंग्रेज अधिकारी है, जॉन फॉरेस्ट नाम का। जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज करी थी 1860 में। इसकी लिपि क्या है? कालसी शिलालेख की लिपि पूछी जाती है। इसकी लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और भाषा क्या है इसकी? इसकी भाषा प्राकृत है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मौर्यों का है, यानी अशोक का यह अभिलेख है। इस शिलालेख को स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग चित्रशिला के नाम से जानते हैं। तो कालसी शिलालेख को चित्रशिला भी कहा जाता है। इस शिलालेख के ऊपर एक जानवर का चित्र मिलता है। कौन सा जानवर है? हाथी का चित्र इस पर देखने को मिलता है। जब का यह शिलालेख है, उस समय उत्तराखंड में कुड़िंद लोग शासन करते थे। अब कुड़िंदों के शासन काल में मौर्यों का अशोक का शिलालेख हमें मिल रहा है। इससे यह बात यहां पर मानी गई कि जो कुड़िंद थे ये मौर्यों के अधीन थे। क्वेश्चन आता है, कुड़िंद मौर्यों के अधीन शासन करते थे, इसकी पुष्टि कहां से होती है? कालसी शिलालेख से। ठीक है, इस शिलालेख में जो ये कालसी शिलालेख है, अशोक ने घोषणा करी है कि उसने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। और इसी अभिलेख में उसने लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने के लिए यहां पर अपनी बात कही है। इसको आपने ध्यान रखना है, पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ में लगने वाला जगनी मेला कितने वर्ष के अंतराल में लगता है? पहला क्वेश्चन तो यह हो गया, जगनी मेला कहां लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है और यह मेला हर 15 वर्ष के काल में लगता है। तो काफी फेमस मेला है, लंबे समय पर इसे मनाया जाता है। जगनी मेला कहां लगता है? पिथौरागढ़ में हर 15 वर्ष में। नेक्स्ट है, कुमाऊं वाटर रूल्स में संशोधन कब किया गया था? जो कुमाऊं जल नियम थे, अभी हमने देखा था पेपर में आया था, ये आए कब थे? कुमाऊं वाटर रूल्स या कुमाऊं जल नियम आपके 1917 में आए थे। ठीक है, और 1930 में इनमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संशोधित कुमाऊं जल नियम कब आए थे? आप कहेंगे 1930। और पहली बार कुमाऊं जल नियम कब आए थे? 1917। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों के बारे में हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का, उसमें बात करी थी। 6 के 6 अधिवेशनों को हमने देखा था, कौन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा कब की गई, कहां की गई। कौन सा अधिवेशन है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? वो है आपका तीसरा अधिवेशन। कुमाऊं अधिवेशन, कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था वो 1919 में हुआ और यह अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। गढ़वाल में आयोजित होने वाला पहला और एकमात्र अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा करी गई थी और यह अधिवेशन गुरु शिष्य परंपरा के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस अंग्रेज ने अपनी रिपोर्ट में भूमि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? भूमि को 5 वर्गों में बांटा था। किस अंग्रेज ने अपनी रिपोर्ट में इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है? यह किया था स्टोवल ने। पूरा नाम है V.A. स्टोवल और इसी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि का वर्गीकरण यहां पर दिया गया। कौन कौन से वो 5 थे? एक था आपका तलाऊ भूमि जो सिंचित भूमि होती थी, एक थी आपकी पर्णचर भूमि जो आपकी सीमार भूमि या जो सीमंत हम जिसको कहते हैं दलदली भूमि वो होती थी, एक होती थी उपरांव भूमि जो आपकी ऊसर भूमि होती थी, बंजर भूमि होती थी, एक होती थी आपकी इजरान भूमि और एक होती थी आपकी कुटिल भूमि जो आपकी पथरीली भूमि होती थी, उसको कहा जाता था इजरान और कुटिल। कुटिल को खील भी कहा गया है। ठीक है, तो ये 5 भूमि वर्गीकरण में किसने अपनी रिपोर्ट में इनका वर्णन किया? स्टोवल ने किया। इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के द्वारा गौविशाण की यात्रा कब की गई थी? गौविशाण का आधुनिक नाम क्या है? गौविशाण का आधुनिक नाम है काशीपुर। और पेपर में आया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, काशीपुर की स्थापना किसने करी थी या कब करी थी? काशीनाथ ने करी थी काशीपुर की स्थापना। वर्ष पूछा गया था 1629। ठीक है, काशीपुर का ही प्राचीन नाम है गौविशाण और गौविशाण में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है ह्वेनसांग ये भी गया था। गौविशाण का पहला उल्लेख जो गौविशाण राज्य की स्थिति है उसका विस्तार है, सबसे पहले यह जानकारी हमें ह्वेनसांग के यात्रा विवरण, जो इसका यात्रा विवरण है सियूकी के नाम से, इसी में मिलता है। ठीक है, गौविशाण की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? सियूकी। किसकी रचना है? ह्वेनसांग की। और ह्वेनसांग गौविशाण में कब गया था? यह गया था आपके 636 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौविशाण का सर्वेक्षण किसने किया? गौविशाण की पहली बार स्थिति और उसकी जो विस्तार है उसके बारे में उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या था? ह्वेनसांग का विवरण। गौविशाण का सर्वेक्षण पहली बार 1869 में किया गया था और यह सर्वेक्षण कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार यह कहा जाता है पराक्रम शाह को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, पमार वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था ललित शाह। ठीक है, ललित शाह के 4 पुत्र थे जिसमें एक का नाम था जयकृष शाह, दूसरे राजा थे, दूसरे पुत्र थे उनके प्रद्युम्न शाह, तीसरे पुत्र का नाम था पराक्रम शाह। तो किसके साथ जुड़े हुए हैं? ललित शाह के पुत्र हैं और इन दोनों के भाई हैं। और चौथे पुत्र थे इनके प्रीतम शाह, ये वाले। ठीक है, तो जयकृष शाह को गढ़वाल का राजा बनाया गया था, प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया गया था, पराक्रम शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठना चाहता था और लगातार षड्यंत्र करता रहता था कभी जयकृष शाह के खिलाफ। और जब जयकृष शाह की मृत्यु हो गई और प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के राजा बने तो प्रद्युम्न शाह के खिलाफ, इसीलिए पराक्रम शाह को पमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? देखिए, ब्रह्मकमल हमारा राजकीय पुष्प है और इसका नाम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में चेंज है। महाभारत में भी इसे किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। ब्रह्मकमल की बात करें तो महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में जिस डिटेल में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है महाभारत के कौन से पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा है, तो वन पर्व में। अन्य नाम आपने इसका ध्यान रखना है। ब्रह्मकमल को कौल पदम भी कहा जाता है, यह भी ब्रह्मकमल का ही नाम है। स्थानीय लोग स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इसे दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। दूधा फूल भी इसी का नाम है हिमाचल प्रदेश में। और टोप गोला भी इसी का नाम है, ब्रह्मकमल का नाम है टोप गोला, इसे नेपाल में जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम है इसका गलगल। गलगल नाम इसे कश्मीर में कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम ब्रह्मकमल के किस नाम को कहां कहा जाता है, ये पेपर में आता है। ब्रह्मकमल को हिमालयी फूलों का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी फूलों का, हिमालयी फूलों का सम्राट कौन कहा जाता है? ब्रह्मकमल को कहते हैं। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सुसूरिया अवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। पूरी दुनिया में ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तराखंड में इसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है कस्तूरा कमल।
तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए कस्तूरा कमल किसकी प्रजाति है, तो कस्तूरी मृग पे टिक नहीं करेंगे, ब्रह्म कमल पर टिक करेंगे, ठीक है। और एक है इसकी फेन कमल, फेन कमल भी आपके ब्रह्म कमल की ही एक प्रजाति है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फेन कमल ही हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है। उत्तराखंड में आने वाली पहली प्रजाति, कुछ लोग कोल को मानते हैं, कुछ लोग किरात को मानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कौन किसको मानता है। देखिए, ज्यादातर जो माना जाता है वो कोल को ही उत्तराखंड की पहली प्रजाति माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं, जिनका नाम है शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण के नाम से भी जाना जाता है, इनका एक और नाम है उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया, शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं। और शिव प्रसाद डबराल कोल प्रजाति को ही उत्तराखंड की मूल प्रजाति मानते हैं, यहां पर निवास करने वाली पहली प्रजाति मानते हैं, ठीक है। कोल प्रजाति की बात करें, साहित्यिक ग्रंथों में इनको मुंड और शबर नाम दिया गया है। तो शबर जाति, मुंड जाति, कोल जाति तीनों एक ही हैं। कोल जाति मुख्यतः नाग पूजा यहां पर करती थी, नाग पूजा के साथ साथ ये लिंग पूजा भी करते थे, ठीक है। कोल जाति के बाद उत्तराखंड में आए थे किरात जाति, और जो एक जॉर्ज गियर्सन है, जॉर्ज गियर्सन उत्तराखंड की या हिमालयी क्षेत्रों की प्राचीनतम जनजाति किरातों को मानता है। तो उत्तराखंड की कौन है, कोल है। किसके अनुसार है, शिव प्रसाद डबराल भी यही मानते हैं और ज्यादातर यही माना जाता है, कोल यहां की प्राचीन है। लेकिन अगर जॉर्ज गियर्सन का नाम लेकर पूछा जाएगा कि इसके अनुसार उत्तराखंड की या हिमालयी क्षेत्रों की प्राचीनतम जाति बताइए, तब आप किरात को आंसर करेंगे, ठीक है। किरात जाति को ही स्कंद पुराण में भिल कहा गया है। तो किरात और भिल एक ही नाम है, भिल इसे स्कंद पुराण में कहा गया है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा। और फिर किरातों के बाद उत्तराखंड में खस आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कोल, फिर किरात और फिर आपके खस। नेक्स्ट है, खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। तो खस जाति को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया, 1885 में शामिल किया गया था। जैसा हमने बात करी, किरातों के बाद उत्तराखंड में किस जाति का आधिपत्य स्थापित हुआ, खस जाति का आधिपत्य स्थापित हुआ। महाभारत में एक और पर्व है जिसका नाम है सभा पर्व, और महाभारत के सभा पर्व के अनुसार जो खस जाति है यह महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ी थी। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आपको ऐसे ही तीनों जातियों के नाम दे देगा, कोल, किरात और खस, कहेगा कौन महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ी थी, आप कहेंगे खस। इनको शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया और महाभारत में ये कौरवों की तरफ से लड़े, जिसकी जानकारी महाभारत के सभा पर्व में मिलती है। नेक्स्ट है, नैनीताल के खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने करी थी। खुटानी नाला कहां है, आपके नैनीताल में है, ठीक है, जिसे आमतौर पर खुटानी भी कहा जाता है। और यहां से जो पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, इनकी खोज यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यशोधर मठपाल की अगर हम बात करते हैं, अल्मोड़ा में जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है, वहां से शवधानों की खोज भी इन्होंने करी है, यशोधर मठपाल ने। सीधा क्वेश्चन आएगा, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी से शवधान किसने खोजे, आप कहेंगे यशोधर मठपाल। अल्मोड़ा में एक शिलाश्रय है, फड़का नौली शिलाश्रय, इसकी खोज भी किसने करी, यशोधर मठपाल। और पेटशाल शिलाश्रय, यह भी अल्मोड़ा में है, इसकी खोज किसने करी, यशोधर मठपाल। नेक्स्ट है, वर्ष 1960 में कुषाणकालीन गौविषाण सिक्कों की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, गौविषाण यानी काशीपुर से हमें कुछ सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों को कुषाण काल का माना जाता है। इनकी खोज 1960 में केपी नौटियाल के द्वारा करी गई। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यह भी बन सकता है, जैसे आता है ना कि अल्मोड़ा सिक्के किससे संबंधित हैं, आप कहते हैं कुड़िंदों से संबंधित हैं। प्रश्न आएगा गौविषाण सिक्कों का संबंध किससे है, कुषाणों से इसका संबंध है, ठीक है। कुषाणों के सिक्के हमें उत्तराखंड में वीरभद्र से मिले हैं। कहां से मिले हैं, क्वेश्चन आता है, वीरभद्र से मिले हैं, इसके अलावा मोर ध्वज से मिले हैं और गौविषाण से मिले हैं। गौविषाण आपका काशीपुर हो गया, मोर ध्वज आपके कोटद्वार का आसपास का इलाका हो गया, वीरभद्र आपका ऋषिकेश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, चंदों के समय राजमहल को क्या कहा जाता था। तो चंद काल में राजमहल को क्या कहते थे, चंद काल में राजमहल को चौमहल कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था।
तो कौन सा चंद शासक था जिसने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया? ये था बाज बहादुर चंद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर चंद राजा बनने से पहले चरवाहे के रूप में अपना जीवन बिता रहा था। क्वेश्चन बन सकता है, चरवाहे से राजा बनने वाला चंद शासक कौन है? बाज बहादुर चंद। इसका नाम मूलतः बाजा इसको कहा जाता था। बहादुर की उपाधि इसे शाहजहां के द्वारा दी गई थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? इसे शाहजहां के द्वारा दी गई। इसने अपना तिब्बत अभियान भी चलाया था और जो हुणिये थे वहां के, उनको पराजित किया था। वो काफी ज्यादा परेशान करते थे जो मानसरोवर यात्री उस समय जाते थे और जो भोटिया व्यापारी थे उनको इसने मुक्ति दिलाई थी हुणों से, ठीक है। बाज बहादुर का नाम याद करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, गढ़वाल क्वीन के नाम से नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है और नीलकंठ पर्वत की लोकेशन कहां है ये पेपर में पूछी गई है। हो सकता है अगली बार इसका ऐसा एक प्रसिद्ध नाम भी पूछ ले। तो इसे गढ़वाल क्वीन के नाम से जानते हैं, नीलकंठ पर्वत। और नीलकंठ पर्वत आपके चमोली में पड़ता है, ठीक है। पौड़ी को आपने टिक नहीं करना है, पौड़ी में आपका नीलकंठ महादेव मंदिर आता है। तो अगर नीलकंठ महादेव मंदिर पूछेगा या नीलकंठ मंदिर पूछेगा, वो पौड़ी हो जाएगा। नीलकंठ पर्वत आएगा, वो आपका चमोली हो जाएगा। और इसे गढ़वाल क्वीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका कौन है? देखिए, उत्तराखंड की जो पहली महिला लोक गायिका है वो कबूतरी देवी को माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भागीरथी देवी को उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही माना जाता है। और बसंती बिष्ट की बात करें, इनको पहली महिला जागर गायिका माना जाता है। तो तीनों अपनी अपनी क्षेत्र में पहली पहली हैं, तो तीनों को याद करेंगे। ये पहली लोक गायिका, ये पहली महिला सत्याग्रही और बसंती बिष्ट उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका। इन तीनों को ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और इनको पूरी डिटेल के साथ यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका कितने क्वेश्चन सही रहे, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप उत्तराखंड को डिटेल में जानना चाहते हैं, इसका क्विक रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो मास्टर वीडियो भी आपके बने हुए हैं, क्विक रिवीजन सीरीज भी बनी है। एमसीक्यू में भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज अगर आपको करना है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। चाहे आपको परीक्षावाणी कवर करनी हो, अजय रावत जी की बुक करनी हो, बलूदी जी की करनी हो या BS नेगी जी की करनी हो, सभी के हमने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी कवर किए हैं। आप वहां से उन सभी को कवर कर सकते हैं। जीएस के लिए भी आपकी सारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। जीएस के वीडियोस, जीएस के मास्टर वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और हिंदी की क्लासेस, पूरा व्याकरण, लेखक परिचय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।